कहानी एक भयावह और वीरान दृश्य के साथ शुरू हुई। जमीन पर असंख्य राक्षसी शव बिखरे हुए थे। इस संहार के बीच एक युवा लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक विषैली अलौकिक ऊर्जा से भरा खंजर था। उसने नायक से कहा कि वह वास्तव में खास है। नायक चोटिल और खून से लथपथ एक हराए गए राक्षस की लाश पर लेटा था। उसका शरीर खून से सना हुआ था। लड़की, जो उसकी छोटी बहन थी, ने उसकी असाधारण उपलब्धियों पर ठंडी टिप्पणी की। 100 साल की सीमित उम्र के बावजूद उसने हासिल कर लिया था। प्राचीन देवताओं के खंडहरों पर विजय पाई और राक्षसों की भीड़ को हराया। फिर भी उसके असली इरादे जल्दी ही स्पष्ट हो गए। वह आर्टिफैक्ट चुराने आई थी जो नायक ने कठिन संघर्ष के बाद पाया था। न्याय की आंख। उसकी गंभीर चोटों के बावजूद नायक ने इसका सामना किया। उसकी आवाज में विश्वासघात की कड़वाहट थी। उसने जानना चाहा कि उसकी छोटी बहन इतने अहम मौके पर उसके खिलाफ क्यों जा रही थी। उसका जवाब ठंडा और निर्मम था। उसने मार्मिक सच्चाई प्रकट की कि नायक खून का भाई नहीं था, बल्कि एक गोद लिया हुआ बच्चा था। उसके पारिवारिक बंधन को खारिज करते हुए उसने कहा कि नायक को अपने भाई कहलाने का कोई हक नहीं था। जैसे ही उसने ये बातें कहीं, एक गोरा व्यक्ति आगे आया। उसका स्वर व्यंग्यात्मक लेकिन शांत था। बहन को उसकी कठोर बातें कहने के लिए फटकारते हुए, हालांकि उसकी सच्ची मंशाएं स्पष्ट थीं, उसने नायक की उपयोगिता को स्वीकार किया, विशेषकर उसकी निस्संदेह प्रेम जो उन्होंने न्याय की आंख प्राप्त करने के लिए उपयोग किया था। गोरे आदमी ने यह खुलासा किया कि उसकी छोटी बहन द्वारा इस्तेमाल किया गया सोल रीपर खंजर नायक की जीवन शक्ति को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। नायक के भीतर आक्रोश भड़क उठा जब उसने अपनी छोटी बहन के लिए किए गए त्यागों को याद किया। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसने उसकी रक्षा का जिम्मा लिया। असंख्य जोखिम और कठिनाइयां, खासकर जब देवताओं का खेल शुरू हुआ। फिर भी उसका गुस्सा तब खुला जब उसने नायक पर अपने जीवन के साथ मनमानी करने का आरोप लगाया। उसने माना कि उसके प्रयासों ने उनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ाई थी, लेकिन अब जब उन्हें न्याय की आंख मिल गई थी, उनकी ओर से उसे कोई और जरूरत नहीं थी। उसके शब्दों ने नायक के जीवन पर अंतिम कठोर ठप्पा की सुरक्षा में सहायक। अब उनके पास न्याय की आंख है, इसलिए उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके शब्द उसके वर्षों की वफादारी का अंतिम क्रूर खारिजीकरण थे। मौका पकड़ते हुए सोंग फाई ने अपनी तलवार से नायक पर हमला किया और उसे अपनी नियति को गरिमा से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उसने नायक की छोटी बहन की देखभाल करने का वादा भी किया, लेकिन नायक का क्रोध शिखर पर पहुंच गया था। उसने शपथ ली कि मृत्यु के बाद भी वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर सके, सोंग फेस ब्लेड ने घातक सटीकता से हमला किया और नायक की गर्दन को एक ही निर्दयी आंदोलन में काट दिया। जैसे जैसे उसकी चेतना मंद होती गई, नायक उस दुनिया को सोचा जिसे वह पीछे छोड़ रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसे देवताओं के खेल ने हमेशा के लिए बदल दिया था। 2025 में देवताओं का भूला हुआ खेल मानवता पर आया था। सोते समय अनजान व्यक्तियों को एक दुस्वप्न साम्राज्य में खींच लिया। इस दुनिया में जीवन खुद एक मुद्रा बन गया था। मृत्यु व्यक्ति के जीवन काल के हिस्से ले लेती थी, जबकि राक्षसों को मारने से इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता था। खिलाड़ी खेल से कौशल निकाल सकते थे, अपार शक्तियों को संभालने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपभोग करते थे। असल में दुनिया अराजकता में बदल गई थी। तेजी से फैलते हुए नायक ने इस क्रूर नई वास्तविकता में जीवित रहा था। अपनी छोटी बहन की अनेकों कठिनाइयों के माध्यम से रक्षा की थी। उसने दुनिया के 100 सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक बनने के लिए अपना रास्ता बनाया था। प्राचीन देवताओं के खंडहरों तक पहुंचकर न्याय की आंख का दावा किया था। वह इस नई दुनिया के चरम पर पहुंचने के कगार पर था, केवल उस एक व्यक्ति द्वारा धोखा देने के लिए जिसे वह सबसे अधिक विश्वास करता था। उसके जीवन का कार्य, उसकी बलिदान केवल दूसरों के लिए एक मामूली सीढ़ी बन गए थे। मरते समय उसने शपथ ली कि अगर उसे दूसरा मौका मिला, वह अब किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जिएगा। अचानक नजारा बदल गया। नायक अपने बिस्तर पर होश में आया, उसका शरीर बिना किसी चोट के। आश्चर्यचकित होकर उसने खुद से सवाल किया, क्या वह वाकई असली दुनिया में लौट आया है? अपने फोन पर नजर डालने पर उसने तारीख 2025 देखी। उसे समझ आ गया कि वह 9 साल पीछे आ चुका है, उस दिन पर जब देवताओं का खेल शुरू हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने महसूस किया कि यह उसका दूसरा अवसर था अपनी नियति को फिर से गढ़ने का। बाहर की दुनिया अभी भी आने वाली विभीषिका के प्रति पूरी तरह अनजान थी। गिनीस को सच्चाई पता थी। इस बार वह किसी और के खेल में प्यारा नहीं होगा। इस बार वह खुद के लिए जीवित रहेंगे। कुछ देर बाद नायकों की सुबह की शांति टूट गई क्योंकि दरवाजा फट गया। उसकी छोटी बहन गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और अंदर आ गई। उसने उस पर चिल्लाया, यह जानने की मांग की कि वह उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। नायक हाथ में एक कप कॉफी लेकर शांति से बैठा, चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, उसकी प्रतिक्रिया की कमी से अनिच्छुक। उसने एक कूड़े के डिब्बे पर लात मारकर अपनी निराशा व्यक्त की, जिससे उसकी सामग्री बिखर गई। नायक उसकी नाराजगी को चुपचाप देखता रहा और उसका मन अतीत की घटनाओं को याद करने लगा। उसने सोचा कि देवताओं का भुलाया हुआ खेल आने के दिन क्या हुआ था। उस दिन उसने अपनी छोटी बहन के साथ गर्म बहस की थी, जो काफी समय से पनप रही थी। उनके बीच झगड़े की वजह थी एक प्रसिद्ध कलाकार गीत शुल्क, जिसने उसकी बहन का मन मोह लिया था। उसकी बहन की नजरों में गीत शुल्क एक सुनहरी छवि वाला स्टार था, लेकिन नायक जानता था कि इस बाहरी चमक के पीछे एक चालाक धोखेबाज छिपा था, जिसने अपने प्रशंसकों को धोखा देकर पैसा कमाया।
और इससे भी बदतर अपनी छोटी बहन को गीत शुल्क योजनाओं का शिकार होने से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प में नायक ने उसे उसके साथ जुड़ने से रोक दिया था। फिर भी उसे बचाने के उसके प्रयासों ने उनके बीच सिर्फ एक पच्चर पैदा कर दिया। कृतज्ञता के बजाय उन्हें उसके जीवन को नियंत्रित करने और उसकी पसंद में हस्तक्षेप करने के आरोपों का सामना किया गया। अब जैसा कि उसकी छोटी बहन ने अपना टायरेट जारी रखा, उसने उसे मूर्ति रैंकिंग में हाल ही में गिरावट के लिए गीत शुल्क के लिए दोषी ठहराया, यह दावा करते हुए कि यह इसलिए था क्योंकि नायक ने उसे समर्थन देने के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया। उसके शब्द हकदार और गलत गुस्से का बवंडर थे, लेकिन नायक ने पर्याप्त सुना था और उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली थप्पड़ दी। झटके की ताकत ने उसे पीछे ठोकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब वह कांपती थी तो उसकी आंखों में आंसू बह गए और उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि उसने यह जानने की मांग की कि वह उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है। नायकों की आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। उसने उसे बताया कि उसके पास आज उसके साथ बहस करने का न तो समय है और न ही इच्छा है, लेकिन अगर वह लगातार चिल्लाती रहती है तो वह उसे चुप करने में संकोच नहीं करेगा। उसने अपनी जेब में पहुंचकर एक सुनहरा क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे उस पर फेंक दिया। उन्होंने बताया कि यह कार्ड उनके माता पिता के पास सारा पैसा था। मनी उनके माता पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। वर्षों की कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी एक भी पैसा नहीं छुआ था, लेकिन आज उसने उसे सब कुछ देने का फैसला किया, आखिरी पैसा भी। जाते समय उन्होंने जोड़ा कि अपने माता पिता के लिए वह उससे तर्क वितर्क नहीं करेंगे और न ही पैसा कैसे खर्च किया जाए यह आदेश देंगे। हालांकि आज से वह उसे अपनी छोटी बहन नहीं मानता। ऐसा कहने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसके चेहरे पर आंसू झलक रहे थे। अपने कमरे में अकेले नायक ने अपने निर्णय के महत्व और अंजाम पर विचार किया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने अपनी छोटी बहन को नुकसान से बचाने की कोशिश में बहुत बलिदान किया था। देवताओं के खेल में कई गुप्त स्थान और खजाने थीं, जिन्हें उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए तलाश नहीं किया था। उन्होंने वृद्धि और शक्ति के अवसरों को त्याग दिया था उसे सुरक्षित रखने के नाम पर। लेकिन अब जब वह फिर से इस खेल का हिस्सा बनने के लिए नींद की गोलियां लेने जा रहे थे, उन्हें एक नए तरह का स्वतंत्रता का एहसास हुआ। उन्होंने विचार किया कि वह कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं जब उनके ऊपर छोटी बहन की जिम्मेदारी न हो। इस बार उन्होंने निश्चय किया कि अपने ज्ञान से वे इस जीवन को दूसरी ओर अधिक सफल बनाएंगे। ये राह थे। दूसरी बात, अपने पिछले जीवन में छोड़ गए अवसरों और शक्तियों का दावा अब उनकी छोटी बहन को खुद साबित करना होगा। सोंगफी, वह व्यक्ति जिसने उनके पिछले जीवन में धोखा और पतन का आयोजन किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपना हाथ ऊंचे दर्पण में से एक की ओर फैलाया और हत्यारे वर्ग का चयन किया। जब उसकी उंगलियों ने ग्लास को छुआ तो एक चमकदार नीली रोशनी उसके हाथ को ढक गई और उसके सामने एक सिस्टम खिड़की सामने आ गई। सिस्टम ने घोषणा की कि कलाकृति निर्णय की आंख पहले से ही उससे बंधी हुई थी और तुरंत सक्रिय हो जाएगी। उसके पीछे एक विशाल विदेशी आंख भौतिक हो गई। उसकी आंखें छेदनी और सर्वशक्तिमान थीं। एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिससे पता चला कि नायक के पास अद्वितीय गुण, निर्णय की शक्ति और शक्ति की निष्क्रिय है। सिस्टम ने विस्तार से समझाया कि इन गुणों ने उसे अद्वितीय फायदे प्रदान किए। देवताओं के खेल में कदम रखते ही वह स्वचालित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पेशा और प्रतिभा प्राप्त करेगा, जो उसे साधारण खिलाड़ियों से काफी ऊपर ले जाएगा। नायकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने निर्णय की शक्ति की आंख पर दृष्टि डाली। उसने अनुमान लगाया कि शायद कलाकृतियों का बंधन उसके पुनर्जन्म के बावजूद बना रहा। क्या यह संभव है कि न्याय की आंख उसे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करे? अगर यह सच हुआ तो यह कलाकृति किसी और के लिए वास्तव में बेकार हो जाएगी, भले ही वे उसे किसी भी तरह चुराने का प्रयत्न करें। उसकी छोटी बहन ने अपने पिछले जीवन में ऐसा कुछ किया था। वह सोचता था कि शायद निर्णय की आंख उसके पुनर्जन्म के पीछे थी, जिसने उसे अपने भाग्य को दोबारा लिखने का अवसर दिया। अचानक एक गहरी घुमावदार आभा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी और उसने खुद को अचानक असहाय पाया। सिस्टम ने उसे बधाई दी कि उसने एक छुपा हुआ पेशा अनलॉक कर लिया। वर्ग परिवर्तन प्रक्रिया शुरू हो गई और काली आभा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब यह समाप्त हो गया, नायक पूरी तरह बदल गया। उसके काले बाल अब सफेदी में बदल चुके थे और उससे एक प्रबल आभा विकिरण कर रही थी, जो उसकी नई शक्ति को प्रदर्शित करती थी। सिस्टम ने उसे बताया कि वह अब एक छाया बन चुका है, एक उच्च स्तरीय छिपा हुआ हत्यारा वर्ग, जो उसके पिछले जीवन के योद्धा वर्ग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। नायक ने बताया कि छाया वर्ग ने इसे अनलॉक करते ही अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की, जिससे यह एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित पेशा बन गया। उसने अपना चेहरा छूते हुए सोचा कि यह भाग्य था या कुछ और जिसने उसे इस पल तक लाया। पेशा चुनते समय छिपे हुए वर्ग को पाने की संभावना हमेशा बहुत कम होती है, पर निर्णय कौशल की उसकी महारत ने उस न्यून संभावना को निश्चित बना दिया। बाद में सिस्टम और गंभीर हो गया, एक निश्चितता बनी। इसके बाद प्रणाली ने निर्णय आंख द्वारा पेश की गई कुछ क्षमताओं का वर्णन किया।
पहला था निर्णय का अधिकार, जिसे ब्रह्मांड में सबसे मूलभूत और प्राचीन शक्ति के रूप में दर्शाया गया। यह वास्तविकता के नियमों और व्यवस्था से परे था। हालांकि प्रणाली ने यह स्पष्ट किया कि नायक दिव्यता के अभाव में इसका समस्त सामर्थ्य सक्रिय रूप से नहीं उपयोग कर सकता। बावजूद इसके निष्क्रिय प्रभाव सक्रिय थे, जो उसे एक विशेष बढ़त दिला रहे थे। अपने पिछले जीवन में इस खुलासे ने नायक को चौंका दिया था। यह 7वें वर्ष तक था कि देवताओं के मानवता ने आर्डर की शक्ति की उपस्थिति के बारे में जाना। खेल की दुनिया से एक मजबूत व्यक्ति बच निकला था और आर्डर की भूमि तक पहुंचा था, जिससे इस अलौकिक शक्ति का रहस्य उद्घाटन हुआ। फिर भी अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी इसे प्राप्त न कर सका। अब नायक को यह महसूस हुआ कि उसके पास आदिकालीन अधिकार था, जो नियम और व्यवस्था को अमान्य करने में सक्षम था। यह शक्ति वास्तविकता को पलटने तक की क्षमता रखती थी। एक मजबूत उद्देश्य के साथ उसने ठान लिया कि अब उसके लक्ष्य मात्र प्रतिशोध से कहीं आगे हैं। अगर वह देवताओं के खेल से बच सकता है और आर्डर की भूमि तक पहुंच सकता है, रास्ते में वह निर्णय का अधिकार पूरी तरह सक्रिय कर सकता था। अचानक उसके सामने एक प्रणाली स्क्रीन प्रकट हुई। चमकदार पाठ ने निर्देश दिया कि वह खेल में प्रवेश के लिए एक कोड नाम भरे। थोड़े समय के विचार के बाद उसने एक नाम चुना जो उसकी नई पहचान का प्रतीक बन सके, शैडो। वह सोचने लगा कि यह नाम उचित था, क्योंकि उसका पेशा अंधकार की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। जब उसने नाम की पुष्टि की, प्रणाली ने इसे स्वीकार कर लिया और एक गहरे अंधकार की आभा उसके चारों ओर फैल गई। प्रणाली ने घोषणा की कि वह खेल की दुनिया में प्रवेश करने वाला था। पृथ्वी पीछे छूट गई। देवताओं। नायक के सामने दृश्य खुला, जहां उसने खुद को स्टार्टर गांव में पाया, जिसे शेल टाउन कहा जाता था। प्रणाली ने इसे एक सुरक्षित क्षेत्र बताया, जहां राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते थे और खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करने से मना थे। यहां जीवन हानि की दर 1x पर निश्चित थी। नायक ने आसपास का जायजा लिया और देखा कि अन्य नए प्रवेशकर्ता अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे असमंजस में बड़बड़ा रहे थे और यह पूछ रहे थे कि वे यहाँ कैसे आए। बहुत से लोगों ने याद किया कि वे सो रहे थे और अचानक खुद को प्रोफेशन चयन के हॉल में जागता हुआ पाया। स्वप्न में वे उलझे हुए थे। फिर भी नायक ने अपनी स्थिरता बनाए रखी। उसने भीड़ का मुआयना किया, यह समझते हुए कि इस खेल ने कितनी जल्दी इतने लोगों को आकर्षित कर लिया। वह समझ चुका था कि जल्द ही विभिन्न देशों से प्रभावशाली व्यक्ति निकलेंगे, जो दुनिया को अपने मुताबिक ढालने की चेष्टा करेंगे। अगर उसे बाजी मारनी थी तो उसे तेजी से कदम उठाना होगा। जैसे ही वह शहर से गुजरा, उसकी प्रभावशाली शख्सियत को लोगों ने नोटिस किया। उसके अनुकूलित कपड़े और आसपास मंडराती काली आभा ने उसे बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग कर दिया। भीड़ में सुगबुगाहट हुई। लोग उसके पेशे के बारे में अटकलें लगाने लगे। एक खिलाड़ियों में से एक हत्यारा। जैसा उसने उसके पास वाले खंजर को पहचाना, लेकिन उनकी उपस्थिति के स्पष्ट अंतर से उलझन में था। जबकि दूसरा हत्यारा किसी विशिष्ट आभा से रहित था। नायक शक्तियों की एक हवा फैला रहा था। विरोधाभास स्पष्ट था और इससे केवल आसपास के लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। जैसे ही नायक शुरुआती शहर के किनारे की ओर बढ़ा, खिलाड़ियों का एक समूह उसके सामने प्रतिक्रिया करता है। उनके चेहरे पीले और विचलित। ऐसा लगा कि खेल में मौत का मतलब अंत नहीं था। इसके बजाय खिलाड़ी शेल टाउन की सुरक्षित जगह में पहुंच गए थे। समूह में 3 पुरुष और 1 महिला थीं। उनके हाल के स्तर 8 क्रीपर मॉन्स्टर के साथ मुठभेड़ के बारे में चर्चा करते हुए वे निराशा दिखा रहे थे। एक आदमी ने विलाप किया कि प्राणी के एक काट ने उसके जीवन को आधा कर दिया था, जबकि दूसरे ने शिकायत की कि उनके संयुक्त प्रयासों ने केवल प्राणी के स्वास्थ्य का एक तान ही घटाया था। तीसरा आदमी स्पष्ट रूप से व्याकुल था। उसका जीवन अब आधा हो गया और उसका आत्मविश्वास टूट गया। वे उस महिला की ओर मुड़े जो उनके नेता प्रतीत हो रही थी, यह जानने के लिए कि अगला क्या करना है। उससे पहले कि वह कुछ जवाब दे सके, उसकी दृष्टि नायक पर पड़ी। उसने भी उसकी गहन दृष्टि से उसे देखा। उसके विपरीत, दूसरों के विपरीत, उसने आर्चर्स को दिए गए मानक छोटे धनुष की बजाय लंबा धनुष था। यह विवरण उसकी नजरों से नहीं छूटा। उसने अनुमान लगाया कि महिला के पास एक छिपा हुआ पेशा, एक दुर्लभ और शक्तिशाली लाभ होना चाहिए। महिला नायक की प्रभावशाली उपस्थिति और अनूठी पोशाक से मोहित होकर एक प्रस्ताव के साथ उसके पास आई। उसने सुझाव दिया कि वे एक टीम बनाएं, यह तर्क देते हुए कि बाहर के राक्षसों से एक अकेला व्यक्ति निपटने में सक्षम नहीं होगा, चूंकि उसका समूह पहले ही एक राक्षस का सामना कर चुका था। हालांकि असफल, उनके पास कुछ अनुभव साझा करने के लिए था। नायक हालांकि अंदर से हंसना नहीं रोक सका। इस समूह का एकमात्र अनुभव मर रहा है, शालीनता से लेकिन दृढ़ता पूर्वक उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह अकेले काम करना पसंद करता है। उसके इनकार से महिला हक्का बक्का रह गई और समूह के अन्य पुरुष धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। उन्होंने उसके आत्मविश्वास पर सवाल उठाया, यह सोचते हुए कि एक अकेला इंसान
कैसे राक्षसों से लड़ने का सपना देख सकता है जब 4 लोग भी असफल रहे। हालांकि वे विश्लेषण में उलझे थे, महिला ने महसूस किया कि उस नायक के व्यक्तित्व में और भी बहुत कुछ छिपा है। उसने उसके गहरे रहस्यों का पता लगाने का निश्चय किया और उसकी स्थिति विंडो की जांच करने का मन बनाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसका कोड नाम पढ़ा। ब्लॉन्ड लड़की को महसूस हो रहा था कि नायक एक असामान्य था। उसने चुपचाप उसे पालन करने की योजना बनाई ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो उसकी टीम के लिए लाभकारी हो। लेकिन अचानक नायक रुका और अपने कंधे के ऊपर देखा। ब्लॉन्ड लड़की रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा कि क्या उसने उन्हें देख लिया। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले नायक ने लेटेंट इमेज नामक कौशल का उपयोग किया। एक काली आभा उसके शरीर को घेर लिया और वह पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया, मानो वह वहां कभी था ही नहीं। समूह ने चुप्पी में देखा। उनका दिमाग हिला हुआ। जो अभी उनकी टीम के हत्यारे ने देखा और समझाया था कि नायक ने बिना शक छुपने की किसी ऐसी क्षमता का उपयोग किया होगा जो हत्यारे भी प्रायः करते हैं। फिर भी उसने महसूस किया कि नायक का कौशल उससे कहीं अधिक प्रभावशाली था जो उसने सोचा था। ब्लॉन्ड लड़की थोड़ा हिली, लेकिन अपने लक्ष्य में दृढ़ रही। उसने यह तय कर लिया था कि वे नायक का पीछा नहीं करेंगे। उसने सुझाव दिया कि अब बेहतर होगा कि वे सुरक्षित रूप से प्रारंभिक शहर लौट जाएं और विकल्पों पर काम करें। आदमी ने इस पर सहमति जताई, यह सोचते हुए कि शहर में कुछ गुप्त खजाने या मूल्यवान चीजें छिपी हो सकती हैं। सिस्टम ने तब उस कौशल का विवरण दिया जो नायक ने उपयोग किया था। लेटेंट इमेज कौशल उपयोगकर्ता को पूरी तरह अदृश्य बनाता है, जिससे वे दोनों दुश्मनों और अपने सहयोगियों की नजर से गायब हो जाते हैं। अदृश्य रहते हुए उनकी छाप पहले से अधिक ताकतवर लगती है। इनविजिबिलिटी मास्टरी कौशल ने अदृश्यता अवधि को बढ़ाते हुए छुपने की क्षमता को स्तर 1 तक उन्नत कर दिया। नायक इस प्रभाव से बहुत प्रभावित हुआ। नायक की क्षमताएं साधारण हथियारों से कहीं बेहतर थीं, क्योंकि उनकी छुपने की क्षमता शुरुआती स्तर पर भी नहीं पहचानी जा सकती थीं। उनकी अनोखी विशेषताओं ने सुनिश्चित किया कि शुरुआती गेम में कोई भी दुश्मन या खिलाड़ी उन्हें खोज नहीं सके। ब्लॉन्ड लड़की और उसकी टीम से दूर होते हुए नायक ने यह जान लिया था कि प्रारंभिक शहर केवल एक अस्थायी सुरक्षा क्षेत्र है और शक्ति के शॉर्टकट प्रदान नहीं करता। यह जगह केवल कमजोर खिलाड़ियों और राक्षसों के लिए थोड़ी राहत भर थी। नायक का ध्यान केंद्रित और अडिग रहा, क्योंकि उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही उसकी अदृश्यता समाप्त हुई, वह पूरी तरह तैयार था। और उसने नोट किया कि जब कौशल की अवधि छोटी थी, इसका कूलडाउन उसी क्षण शुरू हो गया था जब इसे सक्रिय किया गया था, जिससे वह कुछ सेकंड में फिर से गायब हो सकता था। एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई, उसकी वर्तमान स्थिति कोड नाम दिखाते हुए। शैडो पेशा शैडो लेवल 1, गैर परिवर्तनीय जीवन काल 75 साल, परिवर्तनीय जीवन काल 0 साल। उसके गुण इस प्रकार थे: शक्ति 10+3, संविधान 10+3, फुर्ती 10+8, आत्मा 10+5। नायक ने समझाया कि हर खिलाड़ी के पास प्रत्येक में 10 अंक होते हैं। बोनस पॉइंट्स उनके चुने हुए पेशे के आधार पर आवंटित होते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में योद्धा के रूप में उसे केवल शक्ति और संविधान में 3 बोनस अंक प्राप्त हुए थे। इस बार हालांकि शैडो वर्ग ने उसे सभी गुणों में बोनस अंक दिए, विशेष रूप से फुर्ती में 8 अंक की वृद्धि। एक और सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिससे उसे बताया गया कि उसके पास 5 मुफ्त गुण अंक आवंटित करने के लिए हैं। नायक ने अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए रुक गया। उसने जानता था कि कई खिलाड़ी शुरुआत में शक्ति या आत्मा को प्राथमिकता देते हैं, शारीरिक शक्ति या जादुई को बढ़ाने की उम्मीद में। हालांकि उसने इस दृष्टिकोण को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना। एक ऐसी दुनिया में जहां अकेला एक मॉन्स्टर हमला घातक हो सकता है, बिना नुकसान से बचने की गति के कच्ची शक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए उसने सभी 5 अंक फुर्ती को आवंटित किए। कुल बोनस के साथ इसे 10 अंक तक बढ़ाया। सिस्टम ने आवंटन की पुष्टि की और नायक ने संतोष की लहर महसूस की। उसने समझाया कि खेल के शुरुआती चरणों में फुर्ती जीवित रहने की कुंजी है। चाहे कितना भी शक्ति या आत्मा में निवेश किया जाए, एक मॉन्स्टर का अकेला वार कयामत ला सकता है। गति को अधिकतम करने से वह अपने दुश्मनों को बिना नुकसान पहुंचाए पछाड़ सकता था। जैसे जैसे नायक आगे बढ़ा, उसकी तीव्र इंद्रियां एक हल्की घुटुर्राहट की आवाज महसूस की। उसने रुककर अपनी नजरें तिरछी कीं और आगे क्षेत्र की जांच की। छाया में एक विकृत प्राणी छिपा हुआ था, एक स्तर 8 क्रीपर, सिस्टम द्वारा सामान्य के रूप में चिह्नित। मॉन्स्टर का विकृत रूप और डरावनी आवाजें हवा में एक सिहरन भर देती हैं, लेकिन नायक शांत रहा। उसने इस प्राणी को पहचाना जो पहले सुनहरे बालों वाली लड़की की टीम को नष्ट कर चुका था। उसके शरीर में
उनके सामंती संघर्ष के निशान, वे घाव जो यह प्रमाणित करते थे कि उन्होंने पूरी तरह से दबने से पहले कुछ हानि पहुंचाई थी। मुख्य पात्र की उपस्थिति का आभास होते ही क्रिपर एक गहरे गर्जना के साथ उसकी ओर झपट पड़ा। फिर भी मुख्य पात्र का चेहरा एकदम सधा हुआ रहा। उसने चतुराई से हमले को रोका और सहजता के साथ खुद को संभाला। हमले से बचते हुए उसने स्पष्ट किया कि क्रिपर राक्षस अपनी जीवन शक्ति की अनंत पिपासा के लिए जात हैं। जब वे किसी को नष्ट करते हैं तो वे अपने शिकार की शेष उम्र को अवशोषित कर अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। मुख्य पात्र ने अपनी कलाई के एक झटके से अपनी छिपी हुई छोटी तलवार को प्रकट किया। उसके शरीर से निकलने लगी। उसकी आंखें एक भयानक लाल रंग में चमकने लगी जब उसने अपनी लैटेंट इमेज स्किल को सक्रिय किया। एक पल में वह दृष्टि से गायब हो गया। क्रिपर को हक्का बक्का और भ्रमित छोड़ दिया। राक्षस गरजता है, उसका सिर इधर उधर घूमता है जैसे वह अपने मायावी शिकार की तलाश कर रहा हो। इसे बिना पते मुख्य पात्र पहले ही ऊपर था। जैसे ही वह नीचे उतरा उसने अपनी चुपके को निष्क्रिय कर दिया। उसकी ब्लेड हवा में घातक चिकित्सा के साथ काटने लगी। यह तकनीक ब्रेक स्टेल्थ के नाम से जानी जाती है। लैटेंट इमेज स्किल द्वारा दी गई बढ़ी हुई हमलावर शक्ति का उपयोग करते हुए एक विनाशकारी प्रहार देती है जिसे सिस्टम तुरंत उसके हमले की सफलता की पुष्टि की एक स्क्रीन वजन दिखाते हुए प्रकट होती है। 174 अंक के असाधारण नुकसान। स्तर 8 क्रिपर गिर गया। उसका निष्क्रिय रूप ऊर्जा में विलीन हो गया। मुख्य पात्र को 10 अनुभव अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह खुद ही क्षण भर के लिए प्रभावित हो गया था कि उसने कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। उसने एक शक्तिशाली हमले की अपेक्षा की थी, लेकिन इस स्तर की विनाश उससे कहीं अधिक थी जितना उसने सोचा था। सिस्टम ने बताया कि उसकी बैकस्टैब स्किल ने तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब वह एक शत्रु पर उनके दृष्टि क्षेत्र के बाहर से हमला करता था। नुकसान था। दोगुने प्रभाव के साथ सक्रिय होते ही मुख्य पात्र को अपने पिछले जीवन की यादें महसूस होने लगीं। उन्होंने एक योद्धा के रूप में अपने कठिन दिनों को याद किया जहां मामूली चोट भी 40 अंक की हानि पहुंचा सकती थी। एक अकेले क्रिपर को परास्त करना वास्तव में एक बीहड़ कार्य था जो अक्सर थकावट और विफलता का कारण बनता था। उन दिनों उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी छोटी बहन की रक्षा पर था। उसने अपनी प्रगति को नजरअंदाज कर पुरस्कारों का अधिकतर हिस्सा उसे समर्पित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह शक्तिहीन रहता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। इस बार वह अपने स्वयं की भलाई के लिए लड़ता था, सहायक था। स्वास्थ्य और परिणामों ने खुद के लिए बात की। सिस्टम ने उसे उसके पुरस्कारों के बारे में जानकारी दी। 3 दिनों का व्यापार योग्य जीवन, 54 वर्षों और 155 दिनों का गैर व्यापार योग्य जीवन। प्रमुख चरित्र ने अपने हाथ में राक्षस की ऊर्जा को कुचल दिया, शक्ति का आनंद लेते हुए। लेकिन पुरस्कार वहां समाप्त नहीं हुए। एक और सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें घोषणा की गई कि न्याय प्राधिकरण को सक्रिय कर दिया गया है। सिस्टम ने उसे दुर्लभ और शक्तिशाली प्रतिभा अनंत विकास प्राप्त करने के लिए बधाई दी। इस प्रतिभा ने उसे एकल मोड में राक्षसों को मारकर विकास अंक अर्जित करने की अनुमति दी को उसकी कौशल को अपग्रेड करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह स्वचालित रूप से हर 24 घंटे में 5 विकास अंक प्राप्त करेगा और एकल बॉस को मारने से 100% विकास अंक अर्जित करने की क्षमता रखता था। इन अपग्रेड की सीमा और स्पष्ट हो गई। उसकी गुप्त छाया कौशल की अवधि 16 सेकंड बढ़ गई थी और अदृश्यता के मास्टरी प्रभाव के साथ संयुक्त होने पर यह प्रभावी रूप से 32 सेकंड तक बढ़ गई। अगर उसने पहले यह संवर्धन प्राप्त किया होता, उसने सोचा, तो एक पूरी तरह से स्वस्थ क्रीपर को एक ही वार में हरा सकता था। उसके विचार अचानक एक अप्रत्याशित आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। आवाज एक मांसल आदमी की थी जो एक लड़की को रिझाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने गर्व से उसे गैंसी कहकर बुलाया और उसकी कदकाठी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक साथ 10 राक्षसों को संभालने में सक्षम होगा। उनकी बातचीत को देखते हुए प्रमुख चरित्र को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उनके ऊपर एक साया बना हुआ था, पेड़ पर बैठा हुआ, ठीक गैंसी और लड़की के सिर के ऊपर एक विशालकाय मकड़ी जैसा प्राणी छिपा हुआ था। वे आसन्न खतरे से पूरी तरह अनजान थे। गैंसी ने खुद को पूरा विश्वास दिलाते हुए चरित्र की ओर रुख कर उसे एक प्रस्ताव दिया। हमसे जुड़ जाओ, उसने आमंत्रित किया। आत्मविश्वास से सुझाव दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रमुख चरित्र पहले ही हरकत में था। नर्स वाले राक्षस को पहचानकर उसने बिना हिचकिचाहट अपनी छिपी हुई छवि कौशल सक्रिय की और अदृश्यता में गायब हो गया। लड़की ने आश्चर्यचकित होकर उसकी अचानक गायब होने की ओर इशारा किया। गैंसी मजाक उड़ाते हुए इसे एक आत्मसंतोषपूर्ण हंसी के साथ खारिज कर दिया। कमजोर आदमी मेरे मात्र ताकत से डर गया होगा, उसने शेखी बघारते हुए कहा। लेकिन उसका अहंकार अल्पकालिक था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, विशाल मकड़ी उनके ऊपर आ गई। जब तक गैंसी खतरे को महसूस करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राणी ने हमला किया, उसे और लड़की को पल भर में कुचल दिया। प्रणाली ने भयानक आक्रमणकारी को नर्स के रूप में पहचाना। एक स्तर 8 कांस्य दुर्लभता बॉस और इसके साथी को एक बच्चे मकड़ी के रूप में पहचाना। एक स्तर 8 सामान्य दुर्लभता प्राणी जिसकी अदृश्यता अभी भी बरकरार थी। नायक ने शांति से स्थिति का मूल्यांकन किया। नर्स भयभीत थी, लगभग 1600 अश्वशक्ति की, जो किसी नवसिखुआ के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक थी, खासकर जब उसने छोटे मकड़ियों की एक पूरी सेना का नेतृत्व किया हो। फिर भी उसने इसे आदर्श समझा। अपनी नई उन्नत कौशल का परीक्षण करने के लिए उसने नर्स पर हमला करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। उसकी अदृश्यता को तोड़ने और अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए वार किया। तलवार ने सही निशाना साधा और नर्स वापस हट गई। घाव से खून बह निकला। प्राणी ने तुरंत एक जबरदस्त पलटवार किया। नायक जल्द ही फुर्ती से बच गया और उसके नीचे से निकल गया। उसने बिना समय गंवाए अपनी गतिविधि फिर से सक्रिय की और छाया में विलीन हो गया। एक सूचना पैनल दिखाई दिया। आपने 380 30 क्षति पहुंचाई।
हमला तो प्रभावी था, लेकिन अब भी इतनी ताकतवर दुश्मन के सामने नाकाफी। एक अन्य सूचना आई कि उसने 9 अंक की क्षति झेली। उसकी चपलता को देखते हुए एक मामूली झटका। नर्स ने अप्रत्यक्ष खतरे से नाराज होकर अपने आसपास पर एक हिंसक उथल पुथल मचा दी। नायक ने देखा पूरी तरह से सचेत होकर कि ये प्राणी बेवकूफ नहीं थे। वे अनुकूलन करते हैं, वे प्रतिशोध करते हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था यह देखने के लिए कि उसकी नई ताकत उसे कितना दूर ले जा सकती थी। नर्स ने जंगली हमला जारी रखा, सीधे जुड़ने के लिए बहुत जोखिम भरा बना दिया। बच्चे मकड़ी भी उच्च सतर्कता पर थी। एक सीधा हमला असंभव था। इसके बजाय उसने परखने का निर्णय लिया। एक नई विधि। तेजी से एक पत्थर ने उसके पेट पर वार किया, एक बड़ा छेद छोड़ते हुए। एक प्रणाली सूचना ने हमले की पुष्टि की। आपने 299 क्षति पहुंचाई है। नायक ने मुस्कुराते हुए अपनी रणनीति समझाई। अदृश्यता तोड़ने के साथ अतिरिक्त क्षति को उपयोग करते हुए और उसकी अपग्रेड की हुई कौशल को मिलाते हुए प्रणाली ने फेंके गए वस्तुओं को वैध हमले माना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक और पत्थर फेंका। एक बार जब उसकी संभावित छवि कौशल थोड़ी ठंडी हो गई तो वह इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकता है। सिस्टम ने एक और हिट को स्वीकार किया। आपने 269 नुकसान पहुंचाया। इस रणनीति को अपनाते हुए उसने नर्स को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। जल्दी ही शेल टाउन में एक घोषणा गूंज उठी। लीडर बोर्ड को संशोधित कर लिया गया है। खिलाड़ियों की छाया ने नर्स को हराया है। एक कांस्य रैंक बॉस के खिलाफ छाया लेवल 2 तक पहुंचा और पूरे गांव में उसका नाम फैल गया। उसी समय शेल टाउन लीडर बोर्ड आधिकारिक रूप से खुल गया। बाकी खिलाड़ी देख ही रहे थे। विश्वास। कई लोगों को याद था कि नर्स ने उन्हें कितनी बार हराया था। एक एकल व्यक्ति अकेले कैसे जीत सकता था। दर्शकों में एक गोरी लड़की थी जो पहले अपनी टीम के साथ थी। वह इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि एक स्तर 8 का खिलाड़ी बॉस टियर के राक्षस को अकेले कैसे पराजित कर सकता है। यहाँ तक कि मामूली राक्षस भी उनके लिए कड़ी चुनौती साबित हुए। फिर भी छाया ने कांस्य रैंक वाले प्राणी को हराया। उसके मन में संदेह उठने लगे। क्या यह सिस्टम की गड़बड़ी थी? इसी दौरान गोंजी और उसके साथी जो नर्स के हाथों मरे थे उतने ही चौंक गए थे। क्या उन्होंने उसके हुड वाले स्वरूप को नजरअंदाज कर दिया था? पहले वास्तव में नायक के साथ छाया वापस आ गया। एक सिस्टम अधिसूचना फिर से हासिल हुई दिखाई दी। उन्होंने 300 अनुभव अंक प्राप्त किए थे, लेवल 2 तक पहुंच गए थे और 2 विकास अंक अर्जित किए थे। इसके अलावा उन्होंने शेल टाउन लीडर बोर्ड को अनलॉक किया था और एक प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किया था। जैसे जैसे नर्स का शरीर विघटित हो गया, उन्हें पहले छोटी मकड़ियों को नहीं खत्म करने का पछतावा था, जिससे मूल्यवान अनुभव चूक गया। एक और अधिसूचना दिखाई दी जिसमें उनके नए अधिग्रहित पुरस्कारों का खुलासा किया गया। 46 दिनों के हस्तांतरणीय जीवन, हाथ लालच का हाथ, जंग खंजर, कांस्य स्तर के हथियार प्लस 35 हमले की शक्ति और 4 चपलता। इसके अलावा उन्होंने 2 और विकास अंक प्राप्त किए। लालच के हाथ से दिलचस्प, उन्होंने कौशल पुस्तक पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम ने समझाया कि यह एक हत्यारे की विशेष क्षमता थी जो उपयोगकर्ता को 20% सफलता दर के साथ राक्षस लाशों से अतिरिक्त लूट निकालने की अनुमति देती है। एकमात्र आवश्यकता यह थी कि खिलाड़ी कम से कम लेवल 1 होना चाहिए। उन्होंने अपने पिछले जीवन के एक खिलाड़ी पाप के देवता को याद किया जो अपनी औसत दर्जे की लड़ाई की क्षमताओं के बावजूद सबसे अधिक खिलाड़ी बन गया था। गेम में केवल लोभ के हाथ के कारण आंकड़े थे। उनका प्रभाव इस हद तक बढ़ गया था कि उनके पास एक विशेष बॉडीगार्ड भी था। एक अचानक समझ हुई नायक को, अगर लोभ का हाथ 20% सफलता दर रखता है तो क्या होगा अगर वह इसे अपनी अनंत विकास प्रतिभा के साथ जोड़ता है। सैद्धांतिक रूप से वह न केवल संभावनाओं को बढ़ा सकता है बल्कि प्राप्त लूट की मात्रा में भी वृद्धि कर सकता है। यह विचार उसे उल्लास से भर देता था। दृश्य फिर से वास्तविक दुनिया में बदल गया। छात्र स्कूल की ओर जा रहे थे और उनमें नायक की छोटी बहन भी चल रही थी। जब उसके दोस्त चले गए, उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह अपने भाई को फोन करे और माफी मांगे, यह याद दिलाते हुए कि उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा छोड़ दी थी ताकि वह चुपचाप सांग फेय का समर्थन कर सके। उसने कहा कि शायद उनके भाई को गुस्सा है, लेकिन छोटी बहन ने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया और माफी मांगने का कोई कारण नहीं था। उसके अनुसार यह उसके भाई का दखल था जिसने समस्या पैदा की। उसने जोर देकर कहा कि अगर कोई माफी मांगेगा तो वह उसके भाई को मांगनी चाहिए। उसकी दोस्त ने उसे समझाने का प्रयास किया, यह बताते हुए कि उसका भाई हमेशा उसके लिए अच्छा रहा है। उसने माना कि उसका भाई उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन छोटी बहन ने स्पष्ट रूप से मांग की कि वह मसले से दूर रहे, कहते हुए कि वह उसका असली भाई नहीं है। तब उसने कहा कि उसके पास पहले से ही सांग फेई उसका भाई है। जब वे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने अपनी कक्षा में हलचल देखी। छात्रों का झुंड एक डेस्क के पास इकट्ठा था और वे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। उन्होंने जाकर देखा और पाया कि उनके सहपाठी जियांग वाई अपने डेस्क पर झुके हुए धीरे धीरे गायब हो रहे थे। गहरी असमंजस में घिरे सब अचंभित थे। उसने घटना देखी और सुनते सुनते पूछा कि जियांग वाई के साथ क्या घटा। एक अन्य छात्र की बातें सुनने के बाद उन्होंने समझा कि जियांग वाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वह झपकी लेना चाहता है और फिर उसने गायब होना शुरू कर दिया। इस रहस्यमय घटना को सुनकर छात्रों में फुसफुसाहट का माहौल था।
कुछ छात्रों ने कहा कि ऐसी घटनाएं दुनिया भर में हो रही थीं और सोशल मीडिया पर इसी तरह के अजीब मामलों से भरा हुआ था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जब लोग सो जाते थे तो वे एक डरावनी पारदर्शी स्थिति में चले जाते थे। भयभीत छात्रों में से एक लड़की ने अपना फोन निकाला और जल्दी से अपने माता पिता को सतर्क करने लगी। उसने उन्हें सावधान और सुरक्षित रहने के लिए आगाह किया। उसकी बहन को वही करने और अपने भाई को सूचित करने के लिए कहा गया था। हालांकि अभी भी नाराजगी के साथ छोटी बहन ने जिद्दी तौर पर मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा कि वह उससे संपर्क करने का कोई इरादा नहीं रखती और उसे नफरत करती है। यहाँ तक कि उसने कह दिया कि अगर वह मर जाए तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। इस दौरान खेल की दुनिया में लौटते हुए प्रणाली ने घोषणा की कि लालच के हाथ का विकास पूरी तरह से संपन्न हो गया है। कौशल कांस्य स्तर से ऊंचा उठकर सोने के स्तर तक पहुंच चुका था। प्रणाली के अनुसार अधिक लूट हासिल करने की संभावना 20% से बढ़कर प्रभावशाली 70% हो गई थी। एक नई अधिसूचना आई जिसमें पुष्टि की गई कि मुख्य पात्र ने सफलतापूर्वक लालच का हाथ सीख लिया है और उसने अतिरिक्त 2 विकास बिंदु अर्जित किए, साथ ही 46 दिन का स्थानांतरण योग्य जीवन। वह अपने भाग्य पर हैरान हो गया। न केवल उसने अतिरिक्त विकास बिंदु प्राप्त किए बल्कि वह अब बस एक बिंदु दूर था लालच के हाथ को फिर से विकसित करने से। अगर वह 3 विकास बिंदु प्राप्त कर लेता तो वह कौशल को उसकी चरम सीमा तक धकेल सकता था। इससे उसे अतिरिक्त लूट ड्रॉप के लिए 100% सफलता दर सुनिश्चित हो जाती। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। अब तक दुनिया के हर देश ने लोगों के अचानक सो जाने और फिर कभी न जागने की अजीब घटना को पकड़ लिया होगा। जल्द ही बड़ी संख्या में खिलाड़ी खेल में शामिल होंगे और उसे दूसरों से आगे रहना था। उसका प्राथमिकता बेहतर उपकरण सुरक्षित करना था। ऐसा करने के लिए वह अपने प्रतिस्पर्धियों से पहले ही लाभ प्राप्त कर सकता था। लोगों को एहसास हो जाएगा कि खेल से प्राप्त कौशल और उपकरण वास्तविकता में स्थानांतरित किए जा सकते हैं।